आज हम रोजमर्रा की एक बेहद आम जगह मतलब किराने की दुकान का रुख कर रहे हैं। हम सब वहां जाते हैं और वहां जो बातचीत होती है वो अक्सर सीधी और काम की होती है। सही कहा। और आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी स्थिति पर है। ये अंग्रेजी सीखने वालों के लिए एक डायलॉग स्क्रिप्ट है एट द ग्रोसरी स्टोर। हाँ, इसमें दो लोग हैं, ग्राहक है एमा और दुकानदार है मिस्टर ली। तो आज का हमारा मकसद ये है कि इस सरल से दिखने वाले संवाद को ठीक से समझें, देखें कि खरीदारी करते समय अंग्रेजी के कौन से वाक्यांश काम आते हैं, और हाँ, उच्चारण के कुछ पहलुओं पर भी बात करेंगे। मतलब बुनियादी अंग्रेजी बातचीत के लिए कैसे मददगार हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज हम थोड़ी बुनियादी चीज देख रहे हैं, पर अक्सर ऐसी सरल बातचीत में ही भाषा की असरदार होने का राज छुपा होता है। बिल्कुल। तो ये संवाद एक छोटी सी किराने की दुकान में हो रहा है। एमा ग्राहक है, मिस्टर ली दुकानदार, और शुरुआत होती है एमा के बातचीत शुरू करने से। चलिए तो फिर इस बातचीत को खोलते हैं। शुरू में एम्मा कहती हैं एक्सक्यूज मी, दुकानदार का ध्यान खींचने के लिए। फिर वो सेब के बारे में पूछती हैं। ये जो एक्सक्यूज मी है, इसमें क्या खास बात है? बस ध्यान खींचना या कुछ और भी? अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपर से तो ये बस ध्यान खींचने का एक विनम्र तरीका लगता है। हाँ। पर भाषा के लिहाज से देखें तो ये एक जरूरी पोलाइटनेस मार्कर है, मतलब शिष्टाचार दिखाने का तरीका। ये दिखाता है कि आप दूसरे के स्पेस में दखल देने से पहले एक तरह से इजाजत ले रहे हैं। अच्छा। भले ही वो कहीं न गई हो। इससे बातचीत, खासकर अजनबियों के बीच, थोड़ी सहज हो जाती है। हाँ, और ये तो लगभग हर जगह, दुकान हो या बैंक, एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया है। खैर, इसके बाद मिस्टर ली बताते हैं सेब कहाँ है? केलों के बगल में। सीधा सा जवाब। फिर अम्मा कीमत पूछती हैं, हाउ मच आ दे? यहां दे क्यों? हाउ मच इज इट क्यों नहीं? हाँ, यहाँ व्याकरण का मामला है। दे इसलिए क्योंकि एम्मा एक से ज्यादा सेवों की बात कर रही है ना, एप्पल्स प्लूरल है ना। अच्छा, हाँ। अगर वो कोई एक चीज पूछती, मान लीजिए ब्रेड का एक पैकेट, तो शायद कहती हाउ मच इज इट। तो ये दिखाता है कि कैसे इतने सरल सवाल भी भाषा के नियमों पर टिके होते हैं। सही बात। मिस्टर ली कीमत बताते हैं $2 प्रति किलो। सीधा। फिर एम्मा कहती हैं आइल टेक 1 किलो प्लीज। वो खरीदने का फैसला करती हैं। यहाँ आइल टेक का इस्तेमाल हुआ है। क्या यही एक तरीका है कहने का? ये सबसे आम और सीधे तरीकों में से एक है अपनी पसंद बताने का, खासकर खरीदारी करते वक्त। आइल टेक, जो कि आई विल टेक का छोटा रूप है, वो एक पक्का इरादा दिखाता है। हाँ, कहने के और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कैन आई हैव 1 किलो या आईड लाइक 1 किलो, पर आइल टेक बहुत असरदार है और लेन देन के लिए एकदम साफ है। इससे पता चलता है कि ग्राहक अब खरीदने को तैयार है। और इसमें प्लीज लगाना फिर से वही विनम्रता दिखाता है। अच्छा। इसके बाद दुकानदार पूछता है एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ? ये भी काफी स्टैंडर्ड लगता है। हाँ, ये क्लासिक सवाल है। इसके दो काम हैं। एक तो ये ग्राहक सेवा है, पक्का करना कि ग्राहक को जो चाहिए था मिल गया। हाँ। दूसरा, ये बिक्री बढ़ाने का भी एक तरीका हो सकता है, जिसे अपसेलिंग कहते हैं। ये पूछकर दुकानदार ग्राहक को शायद कुछ और खरीदने के लिए उकसा सकता है। पर इस संवाद में एमा जवाब देती हैं, यस, 1 लोफ ऑफ ब्रेड प्लीज। और फिर मिस्टर ली टोटल बताते हैं, दैट्स $4 इन टोटल। इसके बाद एमा पैसे देते हुए कहती हैं, हियर यू गो। ये फ्रेज तो मैंने बहुत बार सुना है। बिल्कुल, हियर यू गो बहुत ही काम का और आम वाक्यांश है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, पैसा हो, सामान हो या कोई कागज। अच्छा। ये काम को दर्शाने वाला एक छोटा पर स्पष्ट कथन है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी इस्तेमाल कर सकता है जब वो सामान या बचे हुए पैसे वापस देता है। मतलब ये लेन देन के एक्शन को शब्दों में बयान करता है। और आखिर में बातचीत खत्म होती है शुभकामनाओं के साथ। मिस्टर ली कहते हैं थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एम्मा जवाब देती हैं यू टू, बाय। ये क्यों जरूरी है? सौदा तो हो गया। ये बातचीत के सामाजिक पहलू को दिखाता है। धन्यवाद कहना और शुभकामना देना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये रिश्ते को एक अच्छे नोट पर खत्म करने का तरीका है। भले ही एक छोटा पल भर का रिश्ता हो, ग्राहक दुकानदार का, ये छोटी छोटी शिष्टाचार की बातें लेन देन को इंसानी बनाती हैं। हैव अ नाइस डे जैसे वाक्यांश बातचीत को रूखा होने से बचाते हैं और एक अच्छा अनुभव छोड़ते हैं। तो ये पूरी बातचीत है तो सरल, पर दिखाती है कि कैसे बस कुछ स्टैंडर्ड वाक्यांशों से एक पूरा लेन देन आराम से हो जाता है। अब जरा उन खास वाक्यांशों पर थोड़ी और बात करते हैं
जिनका जिक्र स्रोत में है। एक्सक्यूज मी पर तो हमने बात कर ली। अगला था हाउ मच आर दे। हाँ, कीमत पूछने का तरीका जैसा हमने अभी बात की। दे बहुवचन के लिए स्रोत में उदाहरण है हाउ मच आर दीज एप्पल्स। ये जानना भी जरूरी है कि सवाल वाले वाक्य अक्सर WH शब्दों से शुरू होते हैं और कीमत के लिए हाउ मच स्टैंडर्ड है। फिर है I'll take। हमने देखा कि ये खरीदने की इच्छा दिखाता है। स्रोत का उदाहरण है I'll take 2 bottles of water। ये वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब भविष्य के एक्शन या इरादे को बताने का एक आम तरीका है। यहाँ I'll का इस्तेमाल इसे ज्यादा बातचीत वाला और कम फॉर्मल बनाता है। सही। और here you go कुछ देने का इशारा। स्रोत का उदाहरण है here you go your money। ये इशारा करता है कि काम पूरा हो रहा है, लेन देन का एक स्टेप पूरा हो रहा है। ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड वाक्यांश है। अंत में हैव अ नाइस डे, विदाई लेने का एक विनम्र तरीका। स्रोत का उदाहरण है थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ये पश्चिमी देशों में तो बहुत ही आम है और अब तो दुनिया भर में काफी इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि बातचीत सिर्फ जानकारी या सामान लेने देने तक ही नहीं है, इसमें सामाजिक अभिवादन भी शामिल है। ये सारे वाक्यांश मिलके एक स्क्रिप्ट की तरह काम करते हैं, एक खास सामाजिक स्थिति के लिए। जैसे किराने की खरीदारी। भाषा सीखने वाले अक्सर ऐसी स्क्रिप्ट से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ये उन्हें असल जिंदगी की स्थितियों में बात करने का आत्मविश्वास देती हैं। ये वाकई में उपयोगी है। अच्छा, अब जरा उच्चारण पर आते हैं। स्रोत में कुछ खास टिप्स दिए गए हैं। जैसे एक्सक्यूज मी का उच्चारण एक्सक्यूज मी जैसा बताया है। इसमें क्या ध्यान देना चाहिए? इसमें 2 बातें हैं। पहली, एक्स की आवाज KS जैसी है, Z जैसी नहीं। दूसरी, क्यूज वाला हिस्सा क्यूज पर हल्का सा जोर है, स्ट्रेस है। अंग्रेजी में शब्द के सही सिलेबल पर जोर देना जरूरी होता है। इसी तरह I'll take का उच्चारण I'll take जैसा बताया गया है। यहाँ I'll को लगभग एक ही आवाज की तरह बोलना है, न कि I'll will की तरह अलग अलग। यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। स्रोत ये भी कहता है कि हर शब्द पर जोर देने के बजाय पूरे वाक्यांश को आराम से, सहजता से बोलना चाहिए। जैसे उदाहरण वाक्य है I'll take 1 kilo please। इसे रोबोट की तरह अलग अलग शब्दों में तोड़ने के बजाय एक लय में बोलना। ये लय या फ्लुएंसी कैसे आती है? ये अंग्रेजी की और कई दूसरी भाषाओं की भी लय यानी रिदम और उतार चढ़ाव यानी इंटोनेशन से जुड़ा है। नेटिव स्पीकर अक्सर जरूरी शब्दों जैसे नाम, काम वाले शब्दों पर ज्यादा जोर देते हैं और जो सहायक शब्द होते हैं, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, उनको हल्का या छोटा कर देते हैं। अच्छा, शब्दों को आपस में जोड़ा भी जाता है, लिंकिंग साउंड्स जिसे कहते हैं। जैसे टेक 1 में ख और ओ की आवाज जुड़ सकती है। I'll take 1 kilo please को एक संगीत की तरह सोचना चाहिए जिसमें उतार चढ़ाव हो, न कि सिर्फ शब्दों की लिस्ट। शुरुआती लेवल पर भी इस पर ध्यान देना भाषा को नेचुरल बनाने में बहुत मदद करता है। तो मतलब केवल शब्दों का सही उच्चारण ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक वाक्य में सही लय और प्रवाह के साथ पिरोना भी उतना ही जरूरी है। इससे बातचीत सुनने में ज्यादा नेचुरल लगती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्द और व्याकरण नहीं बल्कि आवाज और संगीत भी है। अब जो सीखा है उसे पक्का करने के लिए स्रोत में एक छोटा सा अभ्यास भी दिया गया है, खाली जगह भरने वाला। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है देखने का कि ये वाक्यांश कितने याद रहे। हाँ, चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है मी वेयर आर दी एप्पल्स। यहाँ क्या आना चाहिए? ये तो सीधा है, इस पर हमने काफी बात की। यहाँ आएगा एक्सक्यूज। पूरा वाक्य बनेगा एक्सक्यूज मी वेयर आर दी एप्पल्स। सही। अगला है I'll take 1 प्लीज। संवाद में एम्मा ने क्या लिया था? उन्होंने 1 किलो सेब लिए थे, तो यहाँ आएगा किलो। I'll take 1 किलो प्लीज। बहुत अच्छे। तीसरा वाक्य है यू गो। पैसे देते समय एम्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था here you go, तो खाली जगह में आएगा here। एकदम सही। और आखिरी वाला हैव अ डे। दुकानदार और एम्मा ने एक दूसरे को क्या शुभकामना दी थी? उन्होंने कहा था नाइस डे, तो यहां आएगा नाइस, हैव अ नाइस डे। बढ़िया। ये अभ्यास दिखाता है कि ये वाक्यांश कितने आम हैं और कॉन्टेक्स्ट में कितनी आसानी से फिट होते हैं। ये इस बातचीत के कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? हमने आज किराने की दुकान पर होने वाले एक आम बुनियादी सी बातचीत को समझा। हमने देखा कि कैसे कुछ सरल
स्टैंडर्ड अंग्रेजी वाक्यांशों का इस्तेमाल करके खरीदारी जैसा रोज का काम आसानी से किया जा सकता है। हमने खास वाक्यांशों एक्सक्यूज मी, हाउ मच आर दे, आइल टेक, हियर यू गो और हैव अ नाइस डे के मतलब, इस्तेमाल और उनके पीछे के सामाजिक या भाषा वाले कारणों को समझने की कोशिश की। हाँ। साथ ही उच्चारण के महत्व पर भी बात की, खासकर शब्दों पर अलग अलग जोर देने के बजाय वाक्यांश को एक सहज प्रवाह में बोलने की सलाह पर। और ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सरल संवाद दिखाता है कि बुनियादी अंग्रेजी भी कितनी प्रैक्टिकल और पावरफुल हो सकती है। ये रोजमर्रा की स्थितियों में कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। हाँ, और ये भाषा सीखने की प्रक्रिया को कम डरावना और ज्यादा करने लायक बना देता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इस तरह के स्क्रिप्टेड संवादों को समझना और उनका अभ्यास करना भाषा सीखने के शुरुआती दौर में बहुत मददगार होता है। ये शायद व्याकरण के नियम रटने से ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि ये भाषा को सीधे उसके इस्तेमाल से जोड़ता है। सही। ये दिखाता है कि भाषा का मकसद आखिर में बात करना है, संवाद करना है, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो। सही कहा। और जैसा कि हमारी परंपरा है, जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। ये सवाल स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है, पर हमने इस पहलू पर ज्यादा बात नहीं की है। हाँ, इससे एक अहम सवाल उठता है। सोचिए, जो संवाद हमने अभी देखा वो कैसे बदल जाता अगर ग्राहक यानी एमा ने दुकानदार मिस्टर ली से कोई ऐसी चीज मांगी होती जो दुकान में थी ही नहीं। अच्छा पॉइंट है। मिस्टर ली कैसे विनम्रता से मना करते, या फिर क्या होता अगर एमा नकद के बजाय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहती, तब कौन से वाक्यांश इस्तेमाल होते? हाँ, ये स्थितियां बातचीत में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ला सकती हैं। जैसे अगर सेब नहीं होते तो मिस्टर ली शायद कहते, सॉरी वी आर आउट ऑफ एप्पल्स टुडे, या शायद अपॉलॉजीज वी डोंट हैव एप्पल्स राइट नाउ। बिल्कुल। और कार्ड से पेमेंट के लिए शायद पूछा जाता, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, और फिर मशीन में पिन डालने या साइन करने जैसी बातें होती। इन अलग अलग स्थितियों के बारे में सोचने से भाषा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की समझ और भी गहरी होती है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि एक बुनियादी स्क्रिप्ट तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन असल जिंदगी की बातचीत में लचीलापन और अलग अलग स्थितियों को संभालने की क्षमता भी जरूरी है।